गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोमा खरे। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि ह्यूमन बींग्स भी फॉलो करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑल्सो फॉलो द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिसेलुलर एनिमल से, विच इज़ अमीबा। अमीबा से थोड़ा सा अगर आपको ध्यान हो तो हम वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं अमीबा के बारे में। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यही वो एनिमल है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में होता क्या है? द डाइजेशन ऑफ फूड happens once after the food has been already taken in। जब फूड हम ऑलरेडी टेकन कर लेते हैं उसके बाद डाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें हमारे दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, जिसका मतलब था सैप्रोफाइटिक, तो उसके अंदर क्या होता था कि फूड पे पहले डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट किया जाता था, उसके बाद फूड को इनटेक किया जाता था। लेकिन एनिमल्स या फिर अमीबा या फिर ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता। हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है, पहले हम फूड को इनटेक करते हैं जिसे हम कहते हैं इंजेशन। सेकंड स्टेप में हम उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेशन होने के बाद वो अब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो एसिमिलेट हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और फिफ्थ स्टेप आता है इजेशन का, जिसमें फूड जब पूरी तरह से अब्जॉर्ब हो जाता है तो जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट, अमीबा के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन वे में हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल। हम जानते हैं अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है विच फॉलोज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका क्या है? होलोजोइक है। सेकेंड थिंग इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा कीप्स ऑन प्रोट्रूडिंग इनटू सूडोपोडिया। अमीबा सिंगल सेल है, उसके पास हाथ पैर नहीं है, राइट? उसके पास खाने के लिए माउथ नहीं है, एक ही सेल है, सब कुछ उसी सेल के अंदर होना है, डाइजेशन भी, इंजेशन भी, और उसके बाद में जो इजेक्शन होना है, सारे के सारे स्टेप्स उसी छोटी सी एक सेल बॉडी में ही होने हैं। तो क्या होगा, अब उसको अपना एक माउथ जैसा फेस निकालना है कि वो फूड को इनटेक कर सके। तो क्या करता है, अमीबा की जो बाहर की आउटर सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेल मेम्ब्रेन एक शेप बना लेती है फूड को इनटेक करने के लिए। तो वो शेप जो अमीबा के नकली हाथ पैर जैसे निकल के आते हैं, इसको हमने नाम दिया हुआ है, इस फीचर को हम कहते हैं सूडोपोडिया, यानी कि नकली पैर। तो अमीबा अपनी बाहर की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे अपने फीट बाहर निकालता है और फूड को इनटेक करता है। अमीबा सराउंड्स अ फूड पार्टिकल विद सूडोपोडिया एंड मेक्स द फूड वैक्यूल, और उसके लिए फूड का एक वैक्यूल जैसा शेप बना लेता है। द फूड वैक्यूल कंटेन्स फूड पार्टिकल्स एंड वाटर। अब ये जो वैक्यूल है इसके अंदर फूड के पार्टिकल्स है, पानी है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल। अच्छा, जब इस वैक्यूल के अंदर हमने फूड को, यानी अमीबा ने फूड को इनटेक कर लिया है, उसी के अंदर उसको जो जो चीज़ें चाहिए, लाइक फूड पार्टिकल्स है, वाटर है, वो सब चीज़ें उसके अंदर है जो कि फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करेगी। उसके अंदर एंजाइम्स भी है फूड को डाइजेस्ट करने वाले। डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सेक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो उसका मतलब उसी एक सेल में जिसने फूड को इनटेक किया, उसी सेल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आ जाएंगे जो कि फूड को डाइजेस्ट करेंगे। अब फूड का डाइजेशन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एसिमिलेशन हो जाएगा। टोटल 5 के 5 स्टेप्स एक सेल के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो फिफ्थ स्टेप है हमारा, लाइक जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद इजेशन होने का स्टेप है, उस स्टेप के लिए भी अमीबा अपना एक पार्ट ओपन करेगा जहाँ से ऑटोमेटिकली फूड का जो अनडाइजेस्टेड आप कह सकते हो फूड है वो बाहर निकल जाएगा। सो फाइनली द फूड वैक्यूल मूव्स नियर द सेल मेम्ब्रेन। अब जो ये फूड का वैक्यूल बना था ना, वो अपने आप सेल मेम्ब्रेन के थोड़ा पास चलता जाएगा और वो ओपन हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, और वो फूड का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो सारा का सारा उसकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो इस तरह से एक अमीबा एक यूनिसेलुलर बॉडी के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस। इस तरह से काम होता है ये, ठीक है। तो इसका पूरा एक डायग्राम यहाँ पर गिवन है जो कि आप प्रैक्टिस करेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन की, क्योंकि इसका क्वेश्चन अलग से भी आता है।
अमीबा का जो फूड प्रोसेस है वो कैसे फॉलो किया जाता है, या अमीबा के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है एक्सप्लेन करो। तो उसमें हर क्वेश्चन के अंदर आपको अमीबा से रिलेटेड ये डायग्राम बनाना है। देखिए इसमें कितना क्लियर बना हुआ है कि कैसे अमीबा की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें से सूडोपोडिया निकल के आए, उसने फूड को इनटेक किया, फूड वैक्यूल बना, उसके बाद में फूड के अंदर डाइजेशन का प्रोसेस होना है तो वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी आए, फूड का डाइजेशन हो गया, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन भी हुआ, एसिमिलेशन भी हुआ, और फाइनली जो फूड है अनडाइजेस्टेड जो फूड रह गया है वो इजेस्ट होने के लिए फूड वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के नियर जाकर इजेस्ट कर देगा। सो दिस वाज द होल प्रोसेस विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड यू गाइज हैव टू फॉलो दिस द सेम वे। आप इसके पाँचों के पाँचों स्टेप्स याद कीजिए और लर्न कीजिए इसके डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम इज़ रियली ईजी। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है आपका तो यू विल रियली फाइंड इट ईजी, आपको इसको सॉल्व करना सबसे ईजी रहेगा। राइट, सो अब हमें स्टार्ट करना है डाइजेस्टिव सिस्टम दैट वी फॉलो। ह्यूमन बॉडी के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब टेक प्लेस होता है तो ये जो टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ह्यूमन बॉडी में कैसे फॉलो होता है, ये स्टेप्स हम यहाँ सीखने वाले हैं। सो लेट्स गो थ्रू द स्लाइड्स। ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये 5 स्टेप्स तो हमारी बॉडी में भी परफॉर्म होंगे। जो 5 स्टेप्स हमने सीखे हैं वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी एज इट इज़ फॉलो होंगे। अब होगा क्या, क्योंकि हमारा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वी आर, सो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स होगा ही। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल। तो आप कहते हैं हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक एलिमेंट्री कैनाल की जैसा है। कैनाल समझते हैं, एक पाइप की तरह, बहुत लॉन्ग पाइप जो कि माउथ से स्टार्ट होता है और पूरा का पूरा एक्सक्रीट होने तक वो पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जैसा है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज composed ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड सम एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो इसके अलावा कुछ नेसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं, हियर शुड बी नेसेसरी, कुछ नेसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कुछ सेक्रीशंस करते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स। तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एक्सक्रीटरी सिस्टम तक जब पहुंचती है, एक्सक्रेट होने तक जब तक पहुंच रही है, वहाँ तक हमने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। लाइक ईसोफेगस, तो फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है ईसोफेगस, फिर है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, सेलिवरी ग्लैंड। तो ये सब तो एनस तक तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल है। उसके बाद सब ग्लैंड्स है जैसे कि सेलिवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियास। ये 3 ग्लैंड्स हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास। ये तीनों ग्लैंड्स है जो कि कुछ चीज़ें सिक्रीट करती है, कुछ सॉल्यूशंस, कुछ आप कह सकते हो ऐसे सिक्रीशंस देती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, सो दैट हमारा जो फूड है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो पाए, उसके अंदर से सभी तरह की जो न्यूट्रिएंट्स हमें एब्जॉर्ब करने हैं वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर पाए। नेक्स्ट इज विच लाई आउटसाइड द एलिमेंट्री कैनाल। तो यस, ये जो तीनों के तीनों हम ग्लैंड्स के बारे में सुन रहे हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियास, ये सब एलिमेंट्री कैनाल के बाहर की तरफ है। और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, राइट फ्रॉम दी माउथ। माउथ से लेकर आप कहते हैं एनस तक पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, राइट। तो अब इसकी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा डेप्थ में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली हम यहाँ समझने वाले हैं कि कैसे कैसे है। सो फर्स्ट थिंग है, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो हमने 2 चीज़ें समझ ली, एक तो कैनाल है, कैनाल यानी कि जहाँ से फूड का इंटेक किया और एक्सक्रीट किया वहाँ तक पूरा का पूरा एक पाइप है, राइट। तो उसी को हम कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल। और सेकेंड थिंग है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यानी कि वो सारी ग्लैंड्स जो कि इसके अंदर डाइजेशन से रिलेटेड कुछ जूसेस है जिसको सेक्रेट करेंगी। एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर स्टार्टिंग होती है माउथ से, फिर आता है ईसोफेगस। तो ये सब आप डायग्राम में देखते जाइए, माउथ है, देन वी हैव ईसोफेगस, फिर स्टमक आया, फिर जो हम देख रहे हैं कॉइल्ड है ना, स्मॉल स्मॉल, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद में थोड़ा एक हम ब्रॉड पाइप भी देख रहे हैं, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो ग्लैंड्स हम देख रहे हैं इसके अंदर सबसे पहले हमारे माउथ के इस पार्ट से स्टार्ट होती है ना, ये सारे के सारे देखिए सेलिवरी ग्लैंड्स,
फर्स्ट ग्लैंड जो यहाँ से स्टार्ट होती है जिसमें सेक्रीशन आता है, यानी कि जब हम फूड इनटेक करते हैं सबसे पहले इन्हीं ग्लैंड से कुछ सेक्रीशंस होते हैं जो फूड को च्यू करने में और आगे डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, लिवर है एंड पेनक्रियास है। अब इसको डेप्थ में और आगे एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करते हैं माउथ या ब्यूकल कैविटी की। तो इट रियली स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, यानी हमारी ब्यूकल कैविटी जिसको हमने कहा से स्टार्ट हुआ। द माउथ हैज़ टीथ एंड टंग। तो माउथ का जो आप कह सकते हैं जो प्रोसेस स्टार्ट होता है वो टीथ और टंग से स्टार्ट होता है। जैसे ही फूड इनटेक किया जाता है तो हम टीथ से उसको च्यू करते हैं, टंग हेल्प करती है कि वो फूड को डाइजेस्ट फूड को मूव कर सके और फूड को और ज़्यादा जूसेस के अंदर मिक्स कर सके। और जैसे ही हम फूड इनटेक करने के लिए फूड रखते हैं माउथ में, बहुत सारा सलाइवा हमारे माउथ में होता है जो कि हमारे माउथ के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड्स है वहाँ से एक्सक्रीट होता है। वो क्या करेगा, फूड के अंदर मिक्स हो जाएगा। देखिए ड्राई फूड होगा तो हम उसको ईजिली इंजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो ज़रूरी है कि फूड जो है उसके साथ तो हमारा सलाइवा मिक्स हो जाए और हम उससे जो फूड है आसानी से एनगल्फ कर पाए। द टंग हैज़ गस्टेटरी रिसेप्टर्स विच परसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। तो टंग का और भी कुछ फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है कि जो टंग होती है ना ये हमें फूड का टेस्ट भी बताती है, जिसे हम कहते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो टंग के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं जिससे हमें टेस्ट पता चलते हैं, बिटर है, सावर है, हॉट है, ये सॉल्टी है, स्वीट है, ये सारे टेस्ट हमें पता चलते हैं। और क्या करती है टंग, द टंग हेल्प्स इन टर्निंग ओवर द फूड। फूड को टर्न ओवर भी करती है सो दैट सलाइवा कैन बी प्रॉपरली मिक्सड इन इट, ताकि सलाइवा जो है ना फूड के अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाए। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन। और टीथ का क्या काम होता है ब्यूकल कैविटी में? ब्यूकल कैविटी में टीथ का काम है फूड को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देना, ब्रेक डाउन कर देना, सो दैट स्वेलोइंग ऑफ फूड बिकम्स ईजियर। इसी वजह से हम फूड को जब स्वेलो करेंगे ना तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। अच्छा, टीथ के बारे में कभी कभी हमें एक्सप्लेनेशन आ जाती है कि हमारे जो टीथ होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। इंसिजर्स जो स्टार्टिंग में जो हमारे 4 टीथ नज़र आते हैं हमें, जो कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो ये कहलाते हैं इंसिजर्स। इनका काम होता है फूड को ऐसे बाइट कर लेना, यानी कि कटिंग करना फूड को। उसके आगे के जो टीथ हैं, जो नंबर आप देख रहे हैं नंबर 3 पर जो है, ये वाले जो टीथ होते हैं इन्हें हम कहते हैं कैनिन। इनका काम होता है फूड को टीयर करना, क्रैकिंग करना। अगर थोड़ा सा हार्ड है तो देखिए आपको ये चीज़ याद होगी, अगर आप कोई चीज़ अगर आप बाइट करते हैं, अगर वो सॉफ्ट है तो आप सामने के टीथ से बाइट कर लेंगे, लेकिन अगर वो थोड़ी भी हार्ड है तो हम सामने से बाइट नहीं करते, तो हम थोड़ा साइड से बाइट करते हैं। तो ये जो कैनिन टीथ होते हैं ना, ये हेल्प करते हैं थोड़ी सी भी हार्ड अगर कोई सब्सटेंस हमें खाना है तो उसको क्रैक कर सके ईजीली। द प्री मोलर्स, इसके बाद प्री मोलर्स टीथ आते हैं और उसके आगे आते हैं मोलर्स। तो यहाँ पर मेंशन है द कैनिन, हाँ, द प्री मोलर्स आर यूज्ड फॉर कोर्स ग्राइंडिंग। तो मोलर्स और प्री मोलर्स दोनों का काम है टीथ को अच्छे से, नॉट टीथ, फूड को बहुत अच्छे से ग्राइंड करना, ताकि इस ग्राइंडिंग प्रोसेस में जो फूड है हमारा उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हो पाए। और जितने छोटे पार्टिकल्स होते जाएंगे उतनी ही आसानी से उस फूड को एनर्जी रिलीज़ करने में, हर सेल तक पहुंचने में हेल्प मिलती है। इतना क्लियर है? ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज़ ऑलरेडी क्लियर। ब्यूकल कैविटी के बारे में हमने पढ़ा, हमने फंक्शन पढ़े टीथ के और टंग के, कि इन्होंने क्या क्या फंक्शन किया, क्या क्या वर्क किया। तो ये तो एलिमेंट्री कैनाल का काम हुआ। अब इसके साथ ही जो ग्लैंड यहाँ पर जुड़ी है ना, जिसे हम कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करती है? सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी विच मेक्स इट ईजी टू स्वेलो द फूड। तो जो सलाइवा है जो कि सैलिवरी ग्लैंड से निकल के आती है, ये सलाइवा फूड को वेट कर देती है। सलाइवा ऑल्सो कंटेन्स द एंजाइम सैलिवरी। अच्छा, ये सिर्फ इतना सा काम नहीं करती है। सलाइवा का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये होता है कि इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमिलेज। एमिलेज नाम का फर्स्ट एंजाइम जो होता है वो हमें हमारे सलाइवा में ही मिल जाता है, यहीं पर। ये एंजाइम क्या करता है, किस काम आता है? इस एंजाइम का काम है जो फूड हम खा रहे हैं ना उसके अंदर जो भी स्टार्च है ये उसको यहीं पर कन्वर्ट कर देता है माल्टोज, या फिर आप कह सकते हो सक्रोज के अंदर। यानी कि जो सबसे पहले एंजाइम हमें मिल जाता है फूड को डाइजेस्ट करने का, वो सलाइवा में ही मिल जाता है।
इसका नाम है एमिलेज, और ये एमिलेज डाइजेस्ट कर सकता है स्टार्च को। यहाँ पे एक दूसरा नाम भी लिखा है एमिलेज का, जो कि लिखा है टायालिन। तो आप इसे ये नाम से भी जानते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही नेम पढ़ते हैं, एमिलेज। ठीक है, राइट। तो अब जब फूड का इनटेक हो गया है माउथ में, हमें पता है उसके बाद वो टीथ से और टंग से किन किन फंक्शन से होकर गुजरा फूड, च्यू किया, ग्राइंड किया टीथ ने, टंग ने फूड को रोल किया, और साथ ही साथ फूड के टेस्ट को भी हमें सेंस करवाया। सेलिवरी ग्लैंड ने क्या किया? सेलिवरी ग्लैंड का फंक्शन था फूड को स्वेलो करना, पुशिंग डाउन ऑफ द फूड, फूड को आगे की तरफ पुश करना, और साथ ही साथ सलाइवा सक्रीट करना, म्यूकस सक्रीट करना। म्यूकस लाइक आप कह सकते हो वो जो चिपचिपा जो लिक्विड माउथ के अंदर रहता है। अच्छा, इसके अलावा भी हमारी सैलिवरी ग्लैंड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, विच इज़ इसके अंदर जो हमें फर्स्ट एंजाइम मिलता है एमिलेज नाम का, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और बना देता है माल्टोज या सक्रोज। राइट, इतना क्लियर है। इसके नेक्स्ट आता है हमारा ईसोफेगस। जब माउथ का काम हो गया ना, तो फूड गया आगे के पार्ट में, यानी ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो पूरा पाइप है जो कि हमारे स्टमक से लिंक्ड है, जैसे आप देख पा रहे डायग्राम के अंदर, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब फूड है ना हमारे माउथ से स्टमक तक ईसोफेगस के थ्रू मूव होता है, तो इसका ना एक पर्टिकुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। यहाँ की मसल्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो फूड के पार्टिकल्स है जहाँ जहाँ से जा रहे हैं, वहाँ वहाँ की जो मसल्स हैं वो ऐसी हो जाएंगी, फूल जाएंगी, जिससे आप कह सकते हो कि वहाँ की मसल्स जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गई है। और जहाँ से फूड मूव हो चुका है, जैसे कि यहाँ से यहाँ आएगा फूड, तो वहाँ की जो मसल्स है ऊपर से बंद हो जाएगी और नीचे की तरफ से भी कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगी, और जहाँ पर वो फूड प्रेजेंट होगा उस जगह पर जो मसल्स हैं वो थोड़ी फूली हुई दिखेंगी। तो इस तरह का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हम देख रहे हैं मसल्स का, यही कहलाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो हियर इट सेज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो फूड को फॉरवर्ड करने के लिए ना एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का, इसी को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या चीज़ है, या फिर ये भी आता है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो मूवमेंट होता है उसका क्या नाम है। तो ये नाम ध्यान रखना है, दिस इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट अब देखते हैं स्टमक के अंदर फूड का फंक्शन, फूड का क्या होता है। पहले देखते हैं स्टमक दिखता कैसा है। ठीक है, स्टमक हमारा ऐसा दिखता है। स्टमक इज़ अ बैग लाइक ऑर्गन। तो कैसा है ये? बैग के जैसा एक ऑर्गन है। हाईली मस्क्यूलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन चर्निंग द फूड। इसके अंदर की जो वॉल्स है ना, ये बहुत मस्क्यूलर है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, ये फूड को और ज़्यादा चर्न कर देती है। अब जब फूड यहाँ पर चर्न हो जाता है ना, तो फूड सिर्फ फूड नहीं रहता, अब उसका एक न्यू नेम आ जाता है जिसे कहते हैं बॉल। तो फूड जो है वो एक्चुअल में बॉल बन चुका है यहाँ पर। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर आप कह सकते हो ये जो स्टमक के अंदर आप जो लिक्विड देख रहे हो, ये पानी या ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ फूड जो पहुंचा और वो डाइजेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक ऐसा एसिड जो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि नॉर्मली हम उसको टच नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत सारे केमिस्ट्री के अंदर एग्जांपल्स देखे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसी भी टाइप का मिनरल एसिड हम लोग डायरेक्टली टच नहीं कर सकते, हम इसे सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं और टच करने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। यही एसिड हमारे स्टमक के अंदर भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, इससे हमारा स्टमक कभी बर्न नहीं होता है। क्यों नहीं बर्न होता है? क्योंकि इसकी जो इंटरनल लाइनिंग आप देख रहे हैं, जो पिंक कलर की नज़र आ रही है, ये लाइनिंग जो होती है, ये इसमें म्यूकस होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है स्टमक को इस एसिड की बर्निंग टेंडेंसी से। तो हमारा स्टमक यहाँ पर बर्न नहीं होता। ये ऊपर वाला जो वॉल्व खुल जाता है ईसोफेगस से, तो फूड हमारा इसके अंदर आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है, और ये चर्न होना स्टार्ट हो जाता है। तो स्टमक इसको अच्छे से चर्न करता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक secrete hydrochloric acid. Hydrochloric acid kills the germs which may be present in food. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का,
कि जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक के अंदर फूड के साथ प्रोसेस करता है, उस टाइम पर फूड के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल कर देता है। मोर ओवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक, और साथ ही साथ हमारे स्टमक के अंदर का जो मीडियम है वो एसिडिक भी है। द एसिडिक मीडियम इज़ नेसेसरी फॉर गैस्ट्रिक एंजाइम्स टू वर्क। अगर ये एसिडिक नहीं होगा ना तो हमारी बॉडी के जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स है वो वर्क नहीं कर पाएंगे। द एंजाइम पैप्सिन, अब सेकंड हम एंजाइम का नाम पढ़ने जा रहे हैं, पैप्सिन। पैप्सिन सिक्रेटेड इन द स्टमक डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। यहाँ पर प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन भी हो गया। फर्स्ट कौन सा एंजाइम हमने पढ़ा था? हमने पढ़ा था एमिलेज, जो कि सैलिवरी ग्लैंड्स के सलाइवा से रिलीज हुए सलाइवा के अंदर था, जिसने स्टार्च को डाइजेस्ट किया, है ना, और उसको बना दिया था सक्रोज। सेकंड हमने पढ़ा है अब स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम पढ़ा? पैप्सिन। तो पैप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, पार्शियल, ठीक है, स्टमक के अंदर स्टार्ट हो गया। द म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ द स्टमक सेव्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम गेटिंग डैमेज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये जो म्यूकस हम बात कर रहे थे कि ये म्यूकस जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है बर्न हो जाने से। क्लियर है? इससे रिलेटेड एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन भी अक्सर आती है कि जो गैस्ट्रिक जूस है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दैट। हमें पता होना चाहिए गैस्ट्रिक जूसेस स्टमक के अंदर है। आप यहाँ देख पा रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी? इसमें था सबसे पहले एक एंजाइम जिसका नाम है पैप्सिन। पैप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। सेकंड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्या फंक्शन कर रहा था? इस एसिड का मेन फंक्शन था मीडियम को एसिडिक बना देना, ताकि जो गैस्ट्रिक जूसेस है ये वर्क कर सके। सेकंड थिंग, HCl का एक और फंक्शन भी था, क्योंकि जब ये HCl प्रेजेंट था तो इसने फूड के अंदर के बैक्टीरियाज को भी किल किया था। नंबर 3 इज़ म्यूकस। इस म्यूकस का क्या काम था? अगर ये म्यूकस नहीं एक्सक्रीट होता ना तो फिर स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो इस HCl से ना प्रोटेक्ट नहीं हो पाती और स्टमक भी बर्न होने लगता। सो इस तरह की चीज़ें कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चंस में आती है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ म्यूकस, बताइए। HCl का क्या काम है? कोई फंक्शन है हमारे स्टमक में? और फिर ये भी आता है कि विच इज़ नेम द एंजाइम दैट ब्रेक्स द प्रोटीन डाउन, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं दैट यू हैव टू आंसर। थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर एसिड के बारे में, दैट आर स्टमक होल्ड्स। वी ऑल नो अबाउट स्टमक एसिड एंड हाउ इट हेल्प्स अस डाइजेस्ट द फूड वी ईट। तो स्टमक एसिड तो हमने समझ लिया कि ये फूड को डाइजेस्ट करने में हमें कितना हेल्प करता है, बट डिड यू नो दैट दिस एसिड इन योर स्टमक इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन इवन डिज़ोल्व मेटल्स। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जो हार्ड मेटल्स होती है ना, ये उसको भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। Stomach acid, also called gastric acid or gastric juice, is composed of hydrochloric acid, potassium chloride, sodium chloride. The concentration of hydrochloric acid in the stomach is about 0.5% to 5,000 parts per million. तो ये वाले क्वेश्चंस कभी कभी इसमें से वन पॉइंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो गैस्ट्रिक जूस है ये किस किस का कंपोज्ड है। तो एज वी एक्सप्लेन हमने पढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके अलावा भी है इसमें, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड है KCl, सोडियम क्लोराइड है विच इज़ NaCl। ये सारे की सारी चीज़ें भी इसी गैस्ट्रिक जूस का ही पार्ट है। फिर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये एक ऐसा डिफेंस क्रिएट करता है कि हमारे फूड के अंदर के जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल कर देता है। वेरियस जर्म्स एंटर आवर स्टमक इवन वी whenever we eat food and breathe। तो ब्रीदिंग के दौरान या फिर फूड खाने के दौरान जितने भी हमारे फूड के अंदर बैक्टीरियाज मिक्सड हो जाते हैं उन्हीं को किल करने का काम भी ये एसिड ही करता है। अब इस एसिड के बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। अगर एसिड है तो वी शुड नो कि एसिड का एक pH लेवल भी होता है। अभी हमने चैप्टर 2 पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। तो एसिड्स जो होते हैं ना उनके अंदर एक pH स्केल भी होता है जो कि ये बताता है कि उस एसिड के अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। तो जो जितना लोवेस्ट होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। एसिड्स आर मेजर्ड ऑन अ स्केल नोन एज द pH स्केल विद अ रेंज फ्रॉम 0 to 14। pH स्केल 0 से 14 के बीच आता है। 0 का मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक, 1 फिर 2 फिर 3 करते करते हम एसिड्स को थोड़ा कम स्ट्रेंथ की तरह
की तरफ देखते हैं, द मोर स्ट्रॉन्गली एसिड द फ्लूइड, द पीएच फॉर हेल्दी स्टमक इज यूजुअली 1 to 2। तो आप देख रहे हैं कि हेल्दी स्टमक का पीएच लेवल कितना है, 1 से 2 के बीच वराई करता है। दिस लो पीएच लेवल ऑफ स्टमक फ्लूइड्स टिपिकली कीप्स इट फ्री ऑफ माइक्रोब्स। इतना ज़्यादा लो क्यों है ये? इसका जितना लो होगा पीएच लेवल उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा, और मीडियम अगर इतना ज़्यादा एसिडिक है तो इसका मतलब है कि स्टमक के अंदर के जो माइक्रोब्स है या जर्म्स है वो ऑलरेडी किल्ड हो चुके हैं, वहाँ पर जर्म्स नहीं है, क्लियर है वो। दीज पीएच लेवल्स पुट स्टमक एसिड इन ऑलमोस्ट द सेम कैटेगरी एज बैटरी एसिड। तो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लाइक आप कह सकते हो किसी बैटरी के एसिड के अकॉर्डिंग, विच कैन डिज़ोल्व स्टील। तो ये स्टील जैसी मेटल्स को भी डिज़ोल्व कर सकता है। तो इसके साथ आपको ये भी याद हो गया होगा कि हमारे स्टमक का जो एक हेल्दी स्टमक का जो पीएच लेवल है वो कितना होता है, 1 से 2 के बीच में वराई करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट जब फूड स्टमक से रिलीज़ हो चुका है तो अब वो फूड हमें पता है जब वो स्टमक में पहुंचा था ऑलरेडी तो वो सिर्फ फूड नहीं था, वो बॉल बन चुका था। अब वही बॉल जब स्टमक से निकलकर नेक्स्ट कैनाल के पार्ट में जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के नेक्स्ट पार्ट में जाता है, तो हमने उसका नाम रख दिया है चाइम। अब हम उसे चाइम कहते हैं। इट इज़ हाईली कॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, हम पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि इट इज़ हाईली कॉल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत बड़ी होती है, 6.5 मीटर्स की आप कह सकते हो, जो कि बिल्कुल कॉइल्ड है, ऐसे ऐसे ऐसे। इतनी बड़ी ट्यूब को हमने कॉइल करके छोटे से स्टमक के अंदर, स्टमक नहीं हमारे छोटे से पेट के अंदर फिट किया हुआ है। इट इज़ हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर दैन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब दो नाम हमने पढ़े, एक पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन और एक पढ़ा है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा लंबी है, फिर भी हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है ना, जो ट्यूब का डायमीटर है, वो एक्चुअल में लार्ज इंटेस्टाइन से छोटा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं, लाइक वी विल स्टडी अबाउट इट। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर दैन द लार्ज इंटेस्टाइन। वैसे लेंथ की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से काफ़ी लंबी होती है, बट इट्स ल्यूमिन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पर आप ल्यूमिन यानी आप इसकी बात करें विड्थ के बारे में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो यहाँ पर हम इसे 3 पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं। डायग्राम में जो ग्रीन कलर का आप पार्ट देख रहे हो, जो स्टमक के साथ अटैच है, और फिर आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे की तरफ से आ रहा है। तो ये जो पार्ट है, जो ग्रीन ग्रीन आप सिर्फ देख रहे हो, इसे कहा जाता है ड्यूडेनम। दिस पार्ट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। इसके बाद जो आप थोड़ा सा ब्राउन कलर देख रहे हो, थोड़ा सा येलोइश कलर है, ये वाला पार्ट कहलाता है जैजिनम, राइट। और जो सबसे लास्ट का पार्ट बचा है, डार्क ब्राउन कलर का आप जो देख रहे हो, इसको कहा जाता है इलियम, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स हैं, तो ये हमने नाम यहाँ पर स्टडी कर लिए। इसके साथ बाहर का जो पार्ट है वो सारा का सारा आप देख रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन का, जिसको हम अलग से स्टडी करेंगे। ओके, सो जो तीनों पार्ट्स यहाँ पर हमने पढ़े हैं, ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम, इसको थोड़ा सा हम डेप्थ में स्टडी कर लेते हैं। ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ द शॉर्टेस्ट रीजन। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि स्टमक से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक जुड़ी हुई है, इतनी बड़ी ट्यूब जिसका टोटल लेंथ 6.5 मीटर होता है, इतनी बड़ी लेंथ में सबसे छोटी जो होती है वो सिर्फ ड्यूडेनम होती है, दैट इज़ लाइक 25.4 सेंटीमीटर। जो आप ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हैं डायग्राम में, ये ग्रीन कलर का जो सी जैसा शेप है, दैट इज़ ड्यूडेनम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जैजुनम के बारे में। इट इज़ द सेकेंड पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट मेजर्स 0.9 मीटर लेंथ। जैजुनम जो है वो 0.9 मीटर लेंथ की है, ऑलमोस्ट 1 मीटर आप कह सकते हैं। द जैजुनम इज़ द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकेंड पार्ट है, एंड देयर इज़ नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जैजुनम। जैजुनम में कोई डाइजेशन नहीं होगा। जितना डाइजेशन होना है वो स्टमक के अंदर हो चुका है, ड्यूडेनम में हो चुका है, लेकिन जैजुनम में आगे कोई भी फंक्शन जो डाइजेशन से रिलेटेड है वो यहाँ नहीं होता है। अब यहीं पर एक और टर्म आती है जिसको हम कहते हैं विली। आप डायग्राम में देख सकते हैं विली, फिंगर्स जैसे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। The inner wall in the ileum is projected into the numerous finger-like structure called villi।
तो ये जो विली होती है ये बहुत सारी है, हमारे इनर इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर पार्ट में है। इन विली के ऊपर छोटे छोटे माइक्रो विलीज भी होते हैं। आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हो कि अगर हम एक विली का क्लोजअप देखें तो उसके ऊपर ना छोटे छोटे माइक्रो विलीज भी है। इसका क्या फंक्शन है, क्या करता है ये? द इनर वॉल ऑफ इलियम इज प्रोजेक्टेड इनटू न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली. Villi increase the surface area inside the ileum so that optimum absorption can take place. तो इसका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना. क्या एब्जॉर्ब करना? देखिए, डाइजेशन जितना हुआ सब के सब जो न्यूट्रिएंट्स थे वो हमने रिट्रीव कर लिए, लेकिन ये रिट्रीव ब्लड के अंदर मिक्स होने हैं ना, इसी को हम कह रहे हैं एब्जॉर्ब करना, एब्जॉर्प्शन. ये सारे के सारे ब्लड के अंदर जब एब्जॉर्ब होते हैं, यहाँ पर हमारा स्टेप नंबर 3 आ जाता है. इंजेक्शन हुआ, माउथ से स्टार्ट हुआ, स्टमक तक जाते जाते, स्टमक में जाने के बाद जो फूड का डाइजेशन था वो हो गया, ड्यूडेनम में हो गया. थर्ड जो आता है ना स्टेप विच इज़ एब्जॉर्प्शन, वो स्टेप हमारा स्टार्ट होता है इस विली के थ्रू. ये जो इतनी सारी विली हम देख रहे हैं, ये फूड के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हुए ना फूड से, उन सब न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है. और एब्जॉर्ब करने के बाद आप देख रहे हैं ये ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू, रेड ब्लू आप कलर देख रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है इसने एब्जॉर्ब कर लिए और पूरे ब्लड के अंदर जो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स हैं वो फ्लो करना शुरू कर देंगे. अगर कभी आपके लिए रोल ऑफ विली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो इसको भी हम यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड बाय द इनर लाइनिंग ऑफ वॉल द इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विली. विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. तो उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं that help to increase the surface area of absorption, so that ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना ब्लड के अंदर एब्जॉर्प्शन हो सके मिनरल्स का, विटामिन्स का, फैट का, कार्बोहाइड्रेट का, यानी न्यूट्रिएंट्स का. एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स रीच द सेल्स थ्रू फूड एंड यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज़. तो यहाँ पर आप इसका फंक्शन और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इससे क्या होगा. जब हम न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेंगे तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने से हमें एनर्जी मिलेगी, और साथ ही साथ एनर्जी मिल रही है ना, तो सिर्फ एनर्जी वर्क करने के लिए नहीं मिल रही है, हमारी ना और भी बहुत सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है. जैसे कि हमारे जो ओल्ड टिश्यूज़ हैं उनको रिप्लेस करना, जो कि प्रोटीन का फंक्शन है, हमें होने वाली बीमारियों से प्रोटेक्ट करना, जो कि विटामिन का फंक्शन है, और भी छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ों से हमारी प्रोटेक्शन देना, जो डिजीज़ है, ये बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन, ये सब चीज़ें वर्क करती है. तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो फूड से हमने गेन किए थे, अब यहाँ पर यूटिलाइज होंगे कब? जब विली सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेगी. तो अब से जब भी आप अपने फिंगर्स को देखेंगे ना, तो आप अपने फिंगर्स को विली कहेंगे, सो दैट आपको ये नेम अच्छे से लर्न हो जाए. विली क्या होती है? विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है. कहाँ होती है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में. ठीक है, ये आप याद रखिए. नेक्स्ट बस इलियम बचा है, विच इज़ लाइट ब्राउन, जो थोड़ा सा आप डार्क ब्राउन कलर देख रहे हैं ना, दैट इज़ इलियम. इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट मेजर्स 1.8 मीटर लेंथ. यही इलियम है जिसके अंदर बहुत सारे विली है ना. 1.8 मीटर लेंथ का ये है टोटल, जिसके अंदर सारा का सारा एब्जॉर्प्शन का फंक्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, ये सारा फंक्शन यहाँ पर होगा.